हेलो एस्पिरेंट, इस सीरीज के कुछ फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चंस का डिस्कशन सुबह प्रेफरेबली किया जाता है और आंसर का डिस्कशन लेट इवनिंग में, जिससे कि आपको टाइम मिल सके इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। इस बीच जिन एस्पिरेंट्स को अपना आंसर फ्री इवेलुएट कराना है तो वो इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। इसके अलावा इन डेली क्वेश्चंस को फर्दर क्लासिफाई किया है सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज, जिसकी प्लेलिस्ट भी आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसका फायदा यह होगा, एस्पिरेंट्स का स्टैटिक पोर्शन अभी कंप्लीट नहीं है या फिर उनका कोई पर्टिकुलर टॉपिक ही कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल GS1 का आर्ट एंड कल्चर, तो ऐसे एस्पिरेंट डायरेक्ट चैनल पर जाकर GS1 की प्लेलिस्ट खोल सकते हैं और उसमें दिए गए सारे आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन एंड आंसर के डिस्कशन को देख सकते हैं और साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जिन्हें 1 या 2 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं डेली। बाकी करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस तो आप डेली प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, क्योंकि उनके लिए मोस्टली करंट अफेयर बेस्ड नॉलेज ही चाहिए होती है। इस तरह आप अपनी आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग स्किल्स को बढ़ाने के साथ साथ उन टॉपिक्स को भी लर्न और रिवाइज कर पाते हैं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। यह इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्हें अपनी कॉपीज फ्री इवैल्यूएशन के लिए सेंड करनी है। प्लीज़ सबसे पहली बात, एक फाइल में एक ही आंसर को भेजें, वरना जितने आंसर्स होंगे उस पर्टिकुलर फाइल को रिवर्ट बैक करने में उतना ही टाइम लगेगा। अपनी फाइल का फॉर्मेट PDF ही रखें, जिससे कि एनोटेशन मतलब रिमार्क्स लिखने में आसानी हो, और अपने क्वेश्चन और आंसर के अलावा कुछ भी ना लिखें, ना ईमेल आईडी, ना नाम, ना सब्जेक्ट, क्योंकि जितनी क्लियर कॉपी होगी उतना ज़्यादा स्पेस मिलेगा रिमार्क्स लिखने के लिए। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आपको आपकी कॉपी इवेलुएट होकर 2 से 3 दिन में मिल सकती है, पर कभी कभी कॉपीज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए 5 से 7 दिन का भी समय लग सकता है। एंड सिंसियर अपॉलॉजीज टू दोज स्टूडेंट्स जो हिंदी फॉर्मल लैंग्वेज में अपनी कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं, और वो स्टूडेंट्स जो अपनी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की कॉपीज़ को इवेलुएट कराना चाहते हैं। फिलहाल यह अभी पॉसिबल नहीं है, मे बी इन नियर फ्यूचर इफ इट गेट पॉसिबल वी विल लेट यू नो। लास्टली, क्रिस्प कंटेंट से कनेक्ट होने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रियल टाइम PDF लिंक्स को शेयर किया जा सकता है, और आप इस वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। इसके अपने फीचर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज हर तरह के क्लासिफिकेशन से आप रीड कर पाएंगे। फिलहाल अभी ये ग्रेजुअली अपडेट होती है, फ्यूचर में इसकी स्पीड और तेज हो जाएगी अपडेट होने की। बात करते हैं किसी भी आंसर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। वैसे तो हर किसी का अपना अपना तरीका होता है आंसर को अप्रोच करने का, लेकिन हम यहाँ पर एक बेसिक अप्रोच को यूज़ करेंगे जो ऑलमोस्ट सभी के लिए सुइटेबल हो और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हो। हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि सबसे पहले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया, वह ब्रॉड थीम जिसके ऊपर यह क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक्सप्लेन काउ, तो आप जिस एरिया में सोचेंगे वह काउ होगा, आप किसी और जानवर के बारे में नहीं सोचेंगे, राइट। यहाँ तक तो हमें पता चल गया कि हमें किसी दूसरे जानवर के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन काउ के बारे में भी क्या सोचना है, अभी भी कंटेक्स्ट पूरा क्लियर नहीं है। इसलिए क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को पूरी तरह से समझने के लिए हम उसके डायरेक्टिव वर्ड को भी देखते हैं। डायरेक्टिव वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो उस टॉपिक के अंदर भी किस डायरेक्शन में सोचना है उसके लिए गाइड करते हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था एक्सप्लेन काउ, इसके अंदर जो डायरेक्टिव वर्ड है वो है एक्सप्लेन। उसके अकॉर्डिंग हम काउ के बारे में उसके फीचर्स बता सकते हैं कि काउ के 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है। लेकिन वहीं अगर हमने डायरेक्टिव वर्ड क्रिटिकली एनालाइज लगा दिया तो हम सेम टॉपिक काउ के बारे में ही डिफरेंट डायरेक्शन में सोचेंगे, मतलब काउ के एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस। और इस तरह से आपने देखा कि एक ही थीम होने के बावजूद 2 डिफरेंट डायरेक्शन से हमने सोचा, और इस तरह से आप क्वेश्चन के पूरे कंटेक्स्ट को समझ पाते हैं। एक बार कंटेक्स्ट को समझ लिया, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, जो है कंटेंट को गैदर करना। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग के बाद जो भी रिलेटेड मैटर हमें मिलता है उसे हम गैदर करने की कोशिश करते हैं। कोई भी रिलेटेड एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टैट्स या फिगर्स, उन्हें हम या तो अपने दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे या फिर उनके रफ पॉइंट्स बनाकर रफ पेज पे लिख देंगे।
क्योंकि एक बार कंटेक्स्ट समझने के बाद हमारा दिमाग सभी डायरेक्शन से उससे रिलेटेड कंटेंट को गैदर करने की कोशिश करता है, और ये इन्फॉर्मेशन रॉ होती है, अनफिल्टर्ड होती है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टोटली रिलेटेड हमारे क्वेश्चन की डिमांड से ना भी हो। और अगर आपने उसे डायरेक्टली अपने पेपर पे लिख दिया तो हो सकता है कि आप क्वेश्चन की डिमांड से डिविएट हो जाएं, और फिर आपको मार्क्स भी अकॉर्डिंगली मिलेंगे। इसलिए उस रॉ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हम लास्ट स्टेप पर आते हैं, स्ट्रक्चर। किसी भी आंसर के अंदर 3 बेसिक कंपोनेंट होते ही हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वह क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करता है। जिस तरह का क्वेश्चन होता है उसी तरीके से हम लिखते हैं तीनों कंपोनेंट। दूसरा आपकी नॉलेज पर डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी, रिफाइंड नॉलेज होगी, उतना रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नॉलेज आंसर्स के अंदर लिखी जा सकती है। और फाइनली आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, जिसकी वजह से आप क्विकली क्वेश्चन की डिमांड को समझ पाते हैं और उतना ही जल्दी उसे लिख पाते हैं। यह सब धीरे धीरे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से आ जाता है। और इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ में आ गया, फिर आपको पता चल गया कि कंटेक्स्ट से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन की डिमांड से रिलेटेड क्या कंटेंट लिखा जा सकता है, आपने अप्रोच के दूसरे स्टेप के अकॉर्डिंग कंटेंट को गैदर भी कर लिया और फिर रियल पेपर पे आपने स्ट्रक्चर कर दिया, तो इस तरह से आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। परफेक्शन की तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन यह अप्रोच फॉलो करने के बाद आपको एक ऐसा आंसर मिलेगा जिसे एग्जामिनर चेक करेगा तो मजबूर हो जाएगा आपको अबव एवरेज मार्क्स देने के लिए। इसलिए हम आगे इसी अप्रोच का यूज करते हुए क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज का GS 1 का क्वेश्चन देखते हैं। The 1857 uprising was the culmination of the recurrent big and small local rebellions that had occurred in the preceding 100 years of British rule. Elucidate. ये क्वेश्चन आपका 2019 के मेंस एग्जाम में आया था। इसको आप GS 1 के सिलेबस मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी एंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनालिटीज और इश्यूज के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली बात, यूपीएससी के अंदर हिस्ट्री के पोर्शन में स्पेशली स्टैटिक पोर्शन का वेट ज्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन भी 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था उसके रिगार्डिंग है, और ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर ही मेंस एग्जाम में पूछा गया था। देखते हैं इसको हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कंटेक्स्ट को निकालने की कोशिश करेंगे, कंटेक्स्ट को समझेंगे क्वेश्चन के। यहाँ पर 1857 के रिवॉल्ट के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था वो यूं ही नहीं हुआ था, उसके पीछे बड़े और छोटे जो भी रिबेलियन थे, लोकल रिबेलियन, पिछले 100 सालों से हो रहे ब्रिटिश रूल के अंडर होने के बाद एक फाइनल 1857 का रिवॉल्ट हुआ था। इस ही चीज को हमें एलुसिडेट करना है। एलुसिडेट डायरेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब हो जाता है कि आपको इस इशू के ऊपर और एक्सप्लेन करना है। जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स या फिगर्स के साथ आपको अपने स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है। क्वेश्चन की जो लाइन है उसी के अकॉर्डिंग आप अपना एक्सप्लेनेशन देंगे, आप इसके अंदर डिफर नहीं हो सकते। मतलब अगर क्वेश्चन ने बोला है कि वॉल्ट उन सारे लोकल रिबेलियंस छोटे बड़े को मिलाकर हुआ है, तो आप इसको सपोर्ट करेंगे, आप इसको डिफर नहीं कर सकते। बेसिकली आप इस स्टेटमेंट को और एक्सप्लेन करेंगे, आप एग्जामिनर को कन्विंस करेंगे कि हाँ 1857 से पहले हो रहे ब्रिटिश रूल के अंदर 100 साल में हुए छोटे बड़े सभी तरह के लोकल रिबेलियन का नतीजा 1857 के अंदर देखा गया। आई होप यहाँ तक आपको कंटेक्स्ट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कंटेंट की। हिस्ट्री के स्टैटिक पोर्शन का यह पार्ट है। सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, सारे रिबेलियंस आपने पढ़े होंगे, बस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग उन्हें हम आर्टिकुलेट करके लिखेंगे। तो बेसिकली हमें सारे जो इवेंट्स हुए थे, जो भी लोकल रिबेलियन 1857 से पहले 100 सालों में जो भी हुए थे ब्रिटिश रूल के अंडर, उन्हें हम मेंशन करेंगे और आर्टिकुलेट करके लिख सकते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को हम उसी की लैंग्वेज में आंसर कर सकें। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे कि आपको दिख रहा है ब्रॉड थीम इसके अंदर 1857 है, तो आप उसी के बारे में ओवरव्यू दे सकते हैं और आगे का फ्लो मेंटेन हो तो उसको कनेक्ट करके मेन बॉडी से शुरुआत कर सकते हैं, जिसके अंदर जो भी आपको स्मॉल और बिग रिबेलियन 1857 से पहले ब्रिटिश रूल के 100 साल के ड्यूरेशन में जो भी रिबेलियंस हुए थे उन्हें आप आर्टिकुलेट करके लिस्ट आउट कर सकते हैं। फाइनली आप कंक्लूड कर सकते हैं ओवरऑल कंसिक्वेंसेस बताकर कि उन रिबेलियंस का क्या असर पड़ा आगे। इस तरह से आपका एक डिसेंट आंसर तैयार हो जाएगा।
और इसे आपको खुद अटेम्प्ट करना चाहिए क्योंकि ये आपका स्टैटिक पार्ट से है, प्लस मेंस में आ चुका है। आपको एक रफ आइडिया पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं। फाइनली एक अच्छा मौका है जिसके थ्रू आप 1857 रिवॉल्ट को रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। अदरवाइज क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराने की कोशिश जल्दी से जल्दी की जाएगी। आज का GS2 का क्वेश्चन देखते हैं। The absence of planning of Parliament's calendar and business directly impacts the quality of debate in Parliament. Do you agree? Compare the working of Indian Parliament with respect to Britain in the above case. इसको आप GS2 के syllabus comparison of Indian constitutional scheme with that of others और Parliament and State Legislature की structure और functioning के अंदर classify कर सकते हैं। क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट दिया है कि पार्लियामेंट का कैलेंडर नहीं होना और प्लानिंग नहीं होना पार्लियामेंट के अंदर हो रही डिबेट की क्वालिटी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। क्या आप इससे एग्री करते हैं? इसके साथ आपको कंपेयर करना है इंडियन पार्लियामेंट की वर्किंग को ब्रिटेन के साथ इन दी अबव केस मेंशन्ड। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर पार्लियामेंट के कैलेंडर और बिजनेस की बात हो रही है और क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में पूछा है जब पार्लियामेंट कैलेंडर या बिजनेस को प्लान नहीं किया जाता तो क्या और कैसे इम्पैक्ट पार्लियामेंट में हो रही डिबेट की क्वालिटी पर पड़ता है। इस तरह से सबसे पहले आपको अपना ओपिनियन देना होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा है डू यू एग्री, तो एक्सप्लिसिटली पूछा है तो आपको अपना ओपिनियन मेंशन ज़रूरत से करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर बात करी है कि इंडियन पार्लियामेंट का ब्रिटिश पार्लियामेंट से इस केस में क्या कंपैरिजन हो सकता है, क्या डिफरेंस है, उसे हमें लिस्ट आउट करने होंगे। आंसर के कंटेंट को गैदर करने के लिए आप किसी भी स्टैटिक बुक का ले सकते हैं और बेटर होगा कि आप इस पोर्शन को अपनी बुक में से पढ़ें, उसको समझें, उसको याद करें और फिर आप आंसर को लिखें क्योंकि तब आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, आपको कंसेप्ट समझ में भी आएगा और आपको की आंसर राइटिंग भी हो जाएगी। स्ट्रक्चर तो आई बिलीव कंटेक्स्ट को समझने के बाद एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से फ्रेम किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्वेश्चन के इशू के बारे में ओवरव्यू दे सकते हैं और आप अपनी ओपिनियन मेंशन करेंगे ही। फिर मेन बॉडी के अंदर पार्लियामेंट के कैलेंडर और बिजनेस को पहले से प्लान ना करने की वजह से जैसा भी इम्पैक्ट और कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा है पार्लियामेंट की क्वालिटी ऑफ डिबेट के ऊपर या फिर पार्लियामेंट के ऊपर, जो भी जैसा भी आपको पॉइंट सही लगेंगे आप उन्हें मेंशन करेंगे। और फिर आप क्वेश्चन की आगे की डिमांड को मेंशन करना नहीं भूलेंगे, आपको कंपैरिजन भी बताना है इंडियन पार्लियामेंट और ब्रिटेन पार्लियामेंट का इस पर्टिकुलर केस के रिगार्डिंग। इस दौरान आपको सारी वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है, पूरे आंसर को वर्ड लिमिट के साथ बैलेंस करके ही लिखना है, किसी एक पोर्शन को आप ज़्यादा और किसी दूसरे पोर्शन को कम नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज मार्क्स भी फिर डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वेश्चन का हर पार्ट एक एवरेज मार्क्स टोटल मार्क्स में से कैरी करता है। अगर आपने सारे पार्ट्स मेंशन किए तो आपको अकॉर्डिंगली मार्क्स मिलते हैं। फाइनली कंक्लूजन आप क्वेश्चन के नेचर को देखकर कर सकते हैं। यहाँ पर हम अच्छा सा वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि कैसे इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है। इस तरह से एक डिसेंट आंसर तैयार होता है। पहले खुद ट्राई करिए इसे लिखने का, फिर हम इसका आंसर देखेंगे। एक जनरल अपडेट, वी आर फेसिंग अ न्यू सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ अस। इट्स अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ आंसर राइटिंग कॉपीज। द मोमेंट वी थिंक दैट वी हैव cleared all the copies and the backlog and then we realize कि अभी और copies add up हो चुकी हैं। We would rather take it as a compliment that it is helping you and you are liking it, इसलिए एक भी कॉपी बिना evaluation के वापस नहीं जाएगी। आपने जितने efforts लगाकर आंसर को लिखा है और मेल किया है, rest assured we will reciprocate in similar way। आप बस फोकस करिए, अपने आंसर राइटिंग स्किल्स को बढ़ाइए। मीनवाइल वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट सम मैकेनिज्म जिसके थ्रू जो जेन्युइनली चाहते हैं कि उनकी कॉपीज़ जल्दी से जल्दी इवैल्यूएट होकर आए, उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ किया जाए। फॉर एग्जांपल उनको उनकी कॉपीज़ 40 to 48 आवर्स में वापस मिल जाए। And it is well known fact that it cannot be done without resources. So we will think whatever we can do within our capacity. I hope you understand. Keep writing and now let's move forward. फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी,
पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं। कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।